हेलो। जो आज का एक्ट है वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 का एक्ट है, राजस्थान जुडिशरी का लोकल एक्ट है। ओके, तो पहले इस एक्ट का थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। इसमें टोटल अपने चैप्टर हो जाएंगे 7 चैप्टर है, सेक्शन 32 है और शेड्यूल 4 है। ओके, अब जब इस एक्ट को देखते हैं तो एक्ट बहुत ईजी है, ये छोटा भी है, स्वीट एंड शॉर्ट है। बट जब इसकी लैंग्वेज देखते हैं तो लैंग्वेज में ऐसा लगता है देखने में डायरेक्ट में कि काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, बहुत हार्ड होगा, टफ होगा। बट ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। बस ये है कि थोड़ा अनरिलेवेंट मैटर बहुत ज़्यादा है इसमें थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ बहुत लेंदी हो जाएगा, बस वैसा है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने नोट्स के वे में फ्रेम किया है तो मैं वही एक्सप्लेन करूँगी। आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर यू। ओके, लेट स्टार्ट। पहले तो ये कब आया था, इसका बर्थडे जो बोल सकते हैं 1 अप्रैल 2003 का एक्ट है। टोटल चैप्टर 7 हो चुके हैं, सेक्शन 32 है और शेड्यूल 4 है। वो सारे शेड्यूल सेक्शन 22 से रिलेटेड है, जो जब सेक्शन 22 आएगा तो शेड्यूल उसमें कवर होंगे। अब चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 to 5 है इसमें। आज चैप्टर 1 ही कंप्लीट होगा। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट की बात करता है। शॉर्ट टाइटल क्या हो जाएगा, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। कमेंसमेंट यानी कि कब स्टार्ट होगा, जब स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में जो नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगी वो हो जाएगा इसका कमेंसमेंट। अब आती है बात एक्सटेंड की, मतलब ये कहाँ कहाँ एक्सटेंड होती है, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। वैसे देखो लोकल एक्ट है राजस्थान का, तो राजस्थान में ही अप्लाई होगा, पर राजस्थान में कहाँ कहाँ वो बात होती। तो ये अप्लाई होगा म्युनिसिपल एरियाज। ओके, म्युनिसिपल एरियाज में कौन से, वो भी इंक्लूड होंगे जिनमें कंप्राइजिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द स्टेट, जिनमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा। और साथ साथ में वो म्युनिसिपल एरियाज भी जिन पर स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अप्लाई करना चाहती है तो अप्लाई कर सकती है, ये स्पेसिफाई करेगी जो। ओके, तो ये हो गया सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट की। अब आता है डेफिनेशन का सेक्शन 2, जो हमारा इंपॉर्टेंट भी है और प्री के क्वेश्चन जिससे बनते हैं। तो इस डेफिनेशन वाले सेक्शन में वही डेफिनेशन कवर करेंगे जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो पहला आ जाता है 2A, एमिनिटीज़ आ जाता है। अब एमिनिटीज़ जो सुख सुविधा है, वो देखो कॉमन जो हमारी एमिनिटीज़ होती है वो तो हमें सबको ध्यान है। तो एमिनिटीज़ में क्या हो जाता है, सप्लाई ऑफ वाटर नेसेसरी है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पैसेज हो गया, स्टेयरकेस हो गया, नेचुरल लाइट सनलाइट होनी चाहिए, सैनिटरी सर्विसेज हो गई, कंजर्वेंसी हो गई, लिफ्ट हो गई। लिफ्ट आजकल क्योंकि देखो पहले तो सिंपल होते थे घर, आजकल है ना फ्लोर्स में बन रही बिल्डिंग्स होती है, तो लिफ्ट भी उसके ऊपर बेसिस है कि आपके रेंट एग्रीमेंट में आपने कैसा प्रीमाइसिस रेंट पे लिया है। लेबोरेटरीज हो गई, टेलीफोन सर्विसेज हो गई, टीवी केबल हो गई और द लाइक, और ऐसी जो अदर सर्विसेज है वो सारी अपनी एमिनिटीज में हो जाएगी। तो ये हो गया 2A। अब आता है लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड क्या होता है, वही जो वैसे जिस कॉमन लैंग्वेज में बोले तो लैंडलॉर्ड मीन्स जिसका प्रीमाइसिस होता है, जिसका घर है, वो जो घर का मालिक है वो लैंडलॉर्ड होगा। पर लैंडलॉर्ड के अलावा कौन कौन लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में आएंगे इस एक्ट के अंदर, 2C सेक्शन 2C में, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो लैंडलॉर्ड क्या हो गया, जो रेंट रिसीव करता है, द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट फॉर द प्रीमाइसिस। अब उसमें कौन कौन हो जाएगा, रिसीविंग रेंट और इंटाइटल टू रिसीव रेंट, मतलब जो रेंट रिसीव कर रहा है वो भी आ जाएगा, और जो इंटाइटल है रेंट रिसीव करने का वो लैंडलॉर्ड में आएगा। और साथ ही साथ वो पर्सन भी आएगा जो रेंट रिसीव करना या इंटाइटल होता है, रेंट रिसीव करने में इंटाइटल होता अगर उसका प्रीमाइसिस, इफ द प्रीमाइसिस वर लेट टू अ टेनेंट, अगर प्रीमाइसिस रेंट पे दिया जाता। ओके, तो अब इसमें कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं वो भी बात आती है, मतलब रेंट, अब रिसीविंग रेंट जो रेंट रिसीव कर रहा है, और इंटाइटल टू रिसीव रेंट, अब इंटाइटल है रेंट लेने का हकदार है, इंटाइटल है वो। अब इसमें कौन कौन हो सकता है, अब जरूरी थोड़ा लैंडलॉर्ड खुद ही जो मकान मालिक है वही ले रेंट तो कोई और भी ले सकता है उसके बिहाफ पे। तो वो कौन कौन हो सकते हैं, हिज ओन अकाउंट वो खुद हो सकता है, एजेंट, वो एजेंट को अपॉइंट कर दे तो एजेंट ले सकता है उसके बिहाफ पे, ट्रस्टी हो गया। ओके, ट्रस्ट प्रॉपर्टी होती है, ट्रस्ट क्रिएट करके वो ट्रस्टी बना दे, ट्रस्टी हो सकता है उसके बिहाफ पे। रिसीवर, वो रिसीवर अपॉइंट कर दे, जैसे उसने अपॉइंट कर दिया, या फिर जैसे CPC में पढ़ते कोर्ट पे कई बार रिसीवर अपॉइंट कर देता है पार्टीज के बिहाफ पे। गार्जियन, अब जैसे मान लो प्रीमाइसिस किसी माइनर के नाम पे है तो जैसे उसके गार्जियन हो गए,
वो रेंट ले रहे हैं, तो ये सारे कौन हो जाएंगे, लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। बेसिकली लैंडलॉर्ड कौन होगा, वो जो रेंट ले रहा है। अब रेंट कौन कौन ले रहा है, ये वो खुद भी ले सकता है, एजेंट ले सकता है, उसका ट्रस्टी हो सकता है, रिसीवर हो सकता है, या फिर गार्जियन हो सकता है। ये हो गया अपना लैंडलॉर्ड। अब 2C में लैंडलॉर्ड है, इसी के साथ टीनेंट आ जाता है 2I के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है 2F, प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस मतलब इसके अंदर प्रीमाइसिस क्या हो जाएगा, वो जो रेंट पे दिया जा रहा है घर, वो प्रीमाइसिस हो जाएगा। पर प्रीमाइसिस में कौन कौन से, क्या सारी जो लैंड होगी या सारे घर होंगे या सारी बिल्डिंग होगी वो प्रीमाइसिस में आ जाएगी, नहीं। इसमें कुछ जो एक्सक्लूड करी हुई है वो चीज़ें ज़्यादा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि इन्होंने क्या क्या इंक्लूड करा है। प्री में जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि कौन कौन सी चीज़ें प्रीमाइसिस में नहीं आ रही। तो प्रीमाइसिस में क्या क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगी। अब लैंड में क्या नहीं होगा, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जो लैंड होगी, ओके, वो प्रीमाइसिस में इंक्लूड नहीं होती है। बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, अब बिल्डिंग हो जाएगी या उसका पार्ट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा। अब पार्ट ऑफ बिल्डिंग में भी कौन सा नहीं होगा, फार्म बिल्डिंग इंक्लूड नहीं होगा। अब फार्म बिल्डिंग क्या होती है, फार्म बिल्डिंग देखो वो हो जाएगी बेसिकली जो किसी एग्रीकल्चर लैंड पे बनाई हुई है, जिसमें वो क्रॉप को इकट्ठा करते हैं अपने क्रॉप्स को, या फिर जैसे लाइव स्टॉक होता है उनका, कैटल्स होती है, हॉर्सेज होते हैं, उनको वो रखते हैं। तो वो इनडायरेक्ट वे में वो किससे रिलेटेड हो जाती है, एग्रीकल्चर पर्पज से ही। तो फार्म बिल्डिंग प्रीमाइसेस के अंदर नहीं आती है, एग्रीकल्चर पर्पज की जो लैंड है वो नहीं आएगी। अब बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये हो जाएगा। देखो बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग दो पर्पज के लिए हो सकती है, या तो रेजिडेंस, या तो रहने के लिए देंगे, या फिर किसी बिजनेस कमर्शियल यूज, बिजनेस को रन करने के लिए देंगे। अब ये जो रेजिडेंस या कमर्शियल यूज के लिए दे रहे हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, 4G इसे याद रखिएगा। 4G मतलब 4 इसमें G है, इनका मीनिंग हो जाएगा गार्डन। उसके बिल्डिंग या प्रीमाइसेस में जो गार्डन होगा वो, उसका ग्राउंड, गोडाउन बना हुआ है उस बिल्डिंग में, गैरेज हो गया। तो ये 4G हो गए, गार्डन, ग्राउंड, गोडाउन्स और गैरेज, और साथ में आउट हाउसेस। तो अगर ये चीज़ों उस बिल्डिंग से अटैच है तभी उसमें इंक्लूड होगी, अटैच्ड होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि उससे बिल्डिंग प्रीमाइसेस यहाँ और उसका गार्डन या जो है जो उससे अटैच नहीं है, वो नहीं, सारे अटैच होंगे तो ये उस प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में आएंगे, प्रीमाइसेस में इंक्लूड होंगे। साथ में फर्नीचर, अब जैसे उस बिल्डिंग के यूज़ के लिए अंदर कोई फर्नीचर का फिटिंग किया हुआ है, बेड हो गया या अदर कोई फर्नीचर हो गया, अलमीरा हो गई, तो वो सारा भी किस में हो जाएगा, प्रीमाइसेस में हो जाएगा। फिटिंग्स अफेक्ट्स टू एंड एमिनिटीज़, उसमें कोई फिटिंग्स करी हुई है और एमिनिटीज सुख सुविधा आएगी, जो अपने अभी एमिनिटीज़ अपने 2A में पढ़ा था, जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टीवी केबल्स, जो ETC जो सारी है नेसेसरी एमिनिटीज़। फिटिंग्स, उसमें कोई फिटिंग्स कर रखी है उसके यूजफुल पर्पज़ के, उसकी ताकि उसका बेनिफिशियल तरीके से उसका यूज़ हो सके प्रीमाइसेस का, तो उसके फिटिंग्स भी किस में आ जाएगी, प्रीमाइसेस में। लैंड अटैच टू एंड लेट विथ सच बिल्डिंग, मतलब साथ में उस प्रीमाइसेस से अगर कोई लैंड है जो उसके अटैच्ड है वो, या फिर उसके साथ पे रेंट पे दी है, तो वो भी किस में आ जाएगी, प्रीमाइसेस में आ जाएगी। तो ये सारा चीज़ें प्रीमाइसेस में आ जाएगी। क्या क्या, ये 4G, फर्नीचर, फिटिंग्स, लैंड, जो उसके साथ रेंट पे दिए। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है नॉट इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड नहीं होगा प्रीमाइसेस में। अब इंक्लूड क्या क्या नहीं होता है, रूम और अकोमोडेशन। रूम और अकोमोडेशन कहाँ कहाँ, होटल्स में आप रूम ले रहे हैं वो नहीं होगा, धर्मशाला वो भी होटल जैसा हो जाएगा, वो नहीं होगा। इन सराई वो हो जाएगा, लॉजिंग हाउसेज वो हो जाएगा, बोर्डिंग हाउसेज या हॉस्टल, ये चारों किसी में प्रीमाइसेस में नहीं आते, क्योंकि ये काइंड ऑफ रूम, होटल में रूम लाए, ये एक अलग वे में हो जाते हैं। होटल्स, धर्मशाला, इंसराई, लॉजिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस एंड हॉस्टल, ये सारे प्रीमाइसेस में नहीं आते। ओके, तो ये हो गया 2F प्रीमाइसेस। साथ में इसमें ये हो गया, साथ में कौन सा चीज़ नहीं आती, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जो लैंड है वो नहीं आएगी, और फार्म बिल्डिंग भी नहीं आएगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन, टीनेंट। टीनेंट क्या होता है, लैंडलॉर्ड अपन ने भी 2C में पढ़ा था। अब टीनेंट क्या हो जाएगा, वो पर्सन जिसने रेंट पे प्रीमाइसेस को लिया है वो टीनेंट हो जाएगा, और जो रेंट पे करेगा उस प्रीमाइसेस का। अब इसमें रेंट इज पेएबल बाय, अब कौन कौन हो जाएंगे, होम, जो रेंट पे कर रहा है वो, या उसके बिहाफ पर उसके अकाउंट पे कोई दूसरा पे कर रहा है,
उसके बिहाफ पर हो जाएगा, और पर्सन, और साथ साथ कौन सा पर्सन भी हो जाएंगे इसमें, कंटिन्यूइंग पोजीशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। अब मान लो टेनेंसी का टर्मिनेशन हो गया, वो पीरियड के लिए बनाई हुई थी, एक पीरियड के लिए कितने पीरियड तक टेनेंसी होगी, अब उसका टर्मिनेशन हो गया किसी वे में, पर वो उसके बाद में भी उस टेनेंसी उसके प्रीमाइसिस में रह रहा है, ठीक है, रेंट पे, और रहने का मतलब है कि रेंट पे रह रहा है और साथ में वो रेंट दे रहा है और लैंडलॉर्ड उस रेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो भी क्या आ जाएगा, टेनेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। पर इसमें कौन नहीं होगा, ऐसा नहीं कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके इविक्शन का पर वो फिर भी रह रहा है, तो वो चीज़ वो इंक्लूड नहीं होगा इसमें। तो कौन कौन जाएगा, वो या तो खुद हो जाएगा टेनेंट, या फिर उसके बिहाफ पर या उसके अकाउंट पे कोई पर्सन दे रहा है, या फिर टर्मिनेशन के बाद में भी जो पर्सन एज ए टेनेंट उसमें कंटिन्यू कर रहा है, वो पर्सन भी टेनेंट की डेफिनेशन में आएगा। ये हो गया। अब इन केस जो ये पर्सन था टेनेंट, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में कौन कौन टेनेंट होगा, कौन मतलब कौन रेंट पे करेगा, ठीक है, वो आ जाएंगे ये पर्सन। अगर मान लो अब दो पर्पज के लिए हमारी टेनेंसी होती है, या तो रेजिडेंशियल हो जाएगा या कमर्शियल हो जाएगा। रेजिडेंशियल में कौन कौन होगा, इसकी डेथ होगी टेनेंट की, जिसने टेनेंसी एग्रीमेंट बनाया था, उसका डेथ हो गया। अब उसके बाद में कौन कौन हो जाएंगे, उसकी सर्वाइविंग स्पाउस, ठीक है, उसका जो सर्वाइविंग स्पाउस हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे, स्पाउस हो जाएगा, उसका सन, डॉटर हो जाएगी, मदर हो जाएगा, फादर हो जाएगा। अब इनमें जो ये मदर फादर ये कौन कौन इंक्लूड होंगे, ये वही होंगे, मतलब ये सारे आएंगे, पर कब आएंगे, जब ये सारे लोग या इनमें से कोई भी उसके साथ उस प्रीमाइसिस में रह रहे थे एज ए फैमिली मेम्बर, मतलब एज ए फैमिली मेम्बर बन के उसका कोई स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर उसमें कंटिन्यू थे, उस प्रीमाइसिस में रह रहे थे, तब वो आएंगे। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो हस्बैंड और वाइफ अकेले रह रहे थे उस प्रीमाइसिस में जो रेंट पे लिया था, और सन उनका बेटा वहाँ नहीं रहता था, वो तो कहीं दूर ही रहता था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेटा वो टेनेंट माना जाएगा, नहीं, वो कब माने जाएंगे, जब वो उसके साथ रह रहा था इन ऑर्डिनरी वे, उसके फैमिली मेंबर बन के उस घर में रह रहा था, तब होंगे। कमर्शियल पर्पज़ के लिए हो रहा है, बिजनेस पर्पज़ के लिए लैंड दी है, तो तब भी कौन कौन हो जाएगा, उसकी डेथ के बाद उसके सर्वाइविंग स्पाउस हो जाएगा, सन हो जाएगा, डॉटर हो जाएगी, मदर एंड फादर हो जाएंगे। और इसमें वो सेम कंडीशन अप्लाई होगी कि वो जो लोग हैं उसके साथ वो बिजनेस रन कर रहे होंगे उस टाइम पे जब वो रेंट पे उसने लिया था, और एज ए फैमिली मेंबर बन के वो उस बिजनेस को रन कर रहे थे, हु हैड बीन केयरिंग बिजनेस विद हिम एज ए फैमिली मेंबर, ठीक है। जैसे मान लो अब उसने कमर्शियल पर्पज के लिया था, पर बिजनेस तो सिर्फ वो अकेला ही रन कर रहा था, उसमें उसके फैमिली मेंबर में से कोई भी नहीं था जो उस बिजनेस को उसके साथ उस प्रीमाइसिस में रन कर रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके डेथ के बाद में ये लोग उसकी टेनेंट की डेफिनेशन में आ जाएंगे, नहीं, ये कब आएंगे, जब उसके साथ ये उस बिजनेस को रन कर रहे थे एज ए फैमिली मेंबर बन के। अब इसके बाद में जो अदर डेफिनेशन हो गई है वो है 2B में अपीलांट रेंट ट्रिब्यूनल है, ये सेक्शन 19 आएगा, तब ये देखेंगे अपन अपीलांट रेंट ट्रिब्यूनल क्या होगा। 2D में लीज होती है, लीज क्या होगा, जो TP एक्ट में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो दे रखी है, आई थिंक सेक्शन 105 है TP का, वो आ जाएगी लीज, वही होगा सेम, इसमें ये दे रखा है। 2FA ये अभी नया एड हुआ है, 2017 में शायद एड हुआ है, रेंट अथॉरिटी, रेंट अथॉरिटी पूरा इसका एक नया चैप्टर एड हुआ है 5th A, सेक्शन 22A से लेकर शायद 22C तक होगा ये, तो ये तब समझ में आएगा कि रेंट अथॉरिटी क्या है जब इसका नंबर आएगा। 2G रेंट ट्रिब्यूनल होगा, सेक्शन 13 में दे रखा है, रेंट ट्रिब्यूनल क्या होगा, ट्रिब्यूनल हो जाएगा। 2H सीनियर सिटीजन, ये मोस्ट है क्योंकि सीनियर सिटीजन का प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि सीनियर सिटीजन कौन होगा अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, तो कौन होगा, वो पर्सन जो 65 ईयर्स 65 साल 65 ईयर्स का हो चुका है या उससे ज़्यादा होगा, वो सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन में आएगा। अब आता है 2J ट्राइब्यूनल, ट्रिब्यूनल में कौन कौन जाएगा, दोनों आएंगे, अपीलांट रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट ट्रिब्यूनल, इसमें दोनों आ जाएंगे। ओके, अब आ जाता है सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 जो है ये यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता है, ये सेक्शन 3 जो बोलता है, ये बोलता है कि चैप्टर 2 और 3 नॉट अप्लाई टू सर्टेन प्रीमाइसेस एंड टेनेंसीज, मतलब जो चैप्टर 2 और 3 हम करेंगे, चैप्टर 2 क्या है, रिवीजन ऑफ रेंट, मतलब रेंट का रिवीजन कैसे होगा, 6 और 7 इसमें सेक्शन होंगे। चैप्टर 3 क्या हो जाएगा, टेनेंसी, सेक्शन 8 और 10, टेनेंसी जैसे लिमिटेड पीरियड टेनेंसी हो गई, और उसका इमीडिएट इविक्शन हो जाएगा, टेनेंट का इविक्शन हो जाएगा, इमीडिएट पोजीशन चाहिए,
तो ये सारा अपन टेनेंसीज में पढ़ेंगे। तो ये बोल रहा है कि जो ये सेक्शन चैप्टर 2 और जो चैप्टर 3 है वो जो सेक्शन 3 के अंदर जो प्रीमाइसेस दे रखे हैं ना, इन पे अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सेक्शन 3 में जो दे रखे हैं कुछ प्रीमाइसेस, ये सारे ये आप एक बार गो थ्रू हो लेना। इतना इसमें कोई ऐसा पूछता नहीं है क्वेश्चन, ये यहाँ पर जरूरी नहीं होता है, ठीक है, कि क्या क्या है, क्या इंक्लूड नहीं होगा, क्या होगा। पर ये जरूरी कहाँ हो जाएगा, जब ये इसके साथ अटैच होंगे हमारे सेक्शन 18 के 3, सेक्शन 18 के 3 जब हम पढ़ेंगे वो, और सेक्शन 15 ये जो प्रोसीजर बताता है। सेक्शन 18 का 3 ये बोलता है कि अगर ऐसा प्रीमाइसिस है, मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कोई प्रीमाइसिस है जिसपे सेक्शन चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होता, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसका मतलब रिकवरी कैसे होगी उसकी प्रीमाइसिस की। मान लो उसकी रिकवरी करनी है, पोजीशन लेनी है, तो कैसे होगी। तो ये बोलता है कि इस केस में जो सेक्शन 15 में जो प्रोसीजर लिखा हुआ है वो अप्लाई होगा। तो जब हम सेक्शन 18 पढ़ेंगे तब ये इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रीमाइसिस होंगी। बट एक बार आप गो थ्रू हो जाना कौन कौन सी प्रीमाइसिस होते हैं। जैसे हो गया अपना 7,000 से ज़्यादा का अगर रेंट है जयपुर सिटी में वो हो जाएगा, और ₹4,000 से ज़्यादा का रेंट है, ये जो कुछ सिटी दे रखी है वो हो जाएगा। साथ जो जरूरी है वो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी या फिर किसी सेंट्रल एक्ट हो जाएगा, राजस्थान एक्ट, मतलब बिलोंग टू लेट आउट, तो कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगे। और जैसे बैंक्स को लेट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जाएंगी, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए हो जाएगी, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हो जाएगी, ट्रस्ट है ना, एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट हो जाएंगे। तो ये सारी हो जाएंगी इसमें। और साथ साथ में एक और जो चीज़ आ जाएगी वो हो जाएगा ये वाला 10 में। इसमें ये लिखा है कि मान लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, उनकी शेयर कैपिटल अगर ₹1 करोड़ और मोर, ये जो थोड़ा सा ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई कितनी शेयर कैपिटल होगी, तब ये चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होगा। तो ये 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे ना तब होगा। पर हाँ, इसमें प्राइवेट कंपनीज भी ऐड कर रखी है, ये ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो पब्लिक लिमिटेड होगा तो हमें वैसे भी कॉमन सेंस आ जाता है कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट अपने आप को एक्सक्लूड ही करके चलती है, ठीक है। हाँ, कोई भी लो हो गवर्नमेंट खुद पे अप्लाई इतना नहीं करती। तो पर इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी ऐड है, ठीक है, जिसकी शेयर कैपिटल कितनी होगी 1 करोड़ या उससे ज़्यादा। तो एक बार ये गो थ्रू हो लेना, इतना कुछ वो नहीं है इसमें। अब आता है जो सेक्शन जरूरी है वो है रेंट टू बी अग्रीड। अब रेंट कितना होगा, सेक्शन 4। अब रेंट कितना होगा, जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड ने डिसाइड किया है वो रेंट होगा। पर रेंट में क्या इंक्लूड नहीं होगा, अब रेंट में क्या इंक्लूड नहीं होता है वो इसमें दे रखा है कि जो चार्जेस होंगे फॉर एमिनिटीज, मतलब जो सुख सुविधाएं होंगी जो 2A में हमको दे रखी है, अगर उनके लिए वो सेपरेटली तैयार हो गए हैं कि भाई ये रेंट में इंक्लूड नहीं होंगे, तो वो रेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इसने ये बोला है। जैसे मान लो अपन रेंट पे लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें रेंट पे कई बार होता है ना कि वो ये बोल देते हैं कि आपका पानी का बिल अलग से आएगा, तो वो एमिनिटीज तो है वाटर, अब उसका एमिनिटीज का अलग से बिल देना होता है कि वो कभी डिसाइड कर देते हैं ना। जैसे कई अपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट में क्या करते हैं, उस सब अपार्टमेंट वालों से पर्टिकुलर डिसाइड कर देते हैं कि आप 500 पर मंथ देंगे, ठीक है। और आजकल अपार्टमेंट्स में ऐसा भी हो जाता है कि जैसे साथ साथ में केबल वगैरह लगी होती है, ठीक है, तो हर अपार्टमेंट में तो वो केबल्स का भी दे देते हैं कि भाई आपको केबल टीवी का हर मंथ चार्ज देना होगा 250 रुपीज़ या जो भी वो डिसाइड कर देते हो। ये क्या होता है, अलग से होता है उनका कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आपको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है, इतना आपका पर मंथ होगा। हॉस्टल में जैसे हॉस्टल्स में लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का आपका अलग से होगा, तो एमिनिटीज़ का अलग से डिसाइड कर देते हैं वो, तो वो क्या होगा रेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ये हो गया रेंट टू बी अग्रीड सेक्शन 4। अब सेक्शन 5 आ जाता है पेमेंट एंड रेमिटेंसेस ऑफ रेंट बाय टेनेंट, मतलब रेंट कैसे पे करा जाएगा। तो अब रेंट कैसे होगा, जैसे अगर उन्होंने कोई अलग तरीका बना लिया है रेंट पे करने का तो उस तरीके से हो जाएगा। पर अगर नहीं होगा तो कब रेंट दिया जाएगा, जैसे मान लो उन्होंने कोई डेट फिक्स कर दी कि भाई आप इस तारीख को रेंट पे करोगे, तब तो वो ऑब्वियस सी बात है उस तारीख को रेंट पे करना होगा। बट मान लो उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया, तब इन केस इस एक्ट के अकॉर्डिंग कब रेंट पे करना होगा, 15th day of month next following for which rent is payable। इसका मतलब कि जिस मंथ के लिए रेंट देना है उस मंथ से आगे वाला नेक्स्ट वाले मंथ के 15 दिन के अंदर अंदर रेंट को पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है, अप्रैल है अभी अप्रैल,
अब मुझे मान लो अप्रैल मंथ का रेंट पे करना है, तो मैं इस अप्रैल मंथ का रेंट कब तक दे सकती हूँ? जो 15 मई तक, 15 मई तक मैं इस अप्रैल मंथ का रेंट दे सकती हूँ। मतलब ये जो बोल रहा है 15th डे ऑफ मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग फॉर विच रेंट इज पेएबल, मतलब जिस मंथ का रेंट पे करना है उसके नेक्स्ट वाले मंथ के 15 तारीख तक, मतलब मैं 1 तारीख को भी दे सकती हूँ, 2 को भी दे सकती हूँ, 10 को भी दे सकती हूँ, पर 15 लास्ट है। 15 मई तक मुझे अप्रैल महीने का रेंट पे करना होगा, ये बोलता है। अब हाउ रेंट पेएबल, अब रेंट कब देना होगा ये तो हमने देख लिया। अब देंगे कैसे रेंट? या तो कैश पर्सनल पेमेंट कर दो, आप पर्सनली जाके रेंट लैंडलॉर्ड को दे दो, या फिर उसको कैश में पे कर दो, या चेक कर दो, चेक के थ्रू कर दो, बैंक ड्राफ्ट बना के दे दो, पोस्टल मनी ऑर्डर भी कर दो, या फिर बैंक अकाउंट। अब ये बैंक अकाउंट जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बैंक अकाउंट आपको पता होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ बोली गई है, वो सेक्शन हम जो सेक्शन 9 आएगा, इसी में सेक्शन 9 जो इविक्शन की ग्राउंड बताता है, वहाँ पर ये बैंक अकाउंट का एक बार हम वापस से डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर मान लो उस लैंडलॉर्ड ने अगर बैंक अकाउंट डिटेल डिस्क्राइब नहीं करी, उसको नोटिफाई नहीं करी है, तो इविक्शन का ग्राउंड नहीं बनता है। वहाँ पर एक चीज़ ये भी लिखी हुई है, तो ये हम सेक्शन 9 के अंदर पढ़ेंगे। तो बैंक अकाउंट कैसे बताएगा लैंडलॉर्ड? या तो रेंट एग्रीमेंट में बताएगा कि रेंट एग्रीमेंट में बताओ, या फिर बाय नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या फिर उसको नोटिस दो रजिस्टर्ड पोस्ट से। तो इन 2 तरीकों से वो अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स उसको डिस्क्लोज करेगा, ये हो जाता है। अभी ये जो रेंट पे करेगा ना, जैसे अभी इनमें से रेंट पे कर दिया, तो अब जो टेनेंट होगा उसका राइट है, वो इंटाइटल है कि जो लैंडलॉर्ड होगा उसको पेमेंट की एक रिसीट देगा। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 5 अपना रेमिटेंसेस और पेमेंट एंड रेमिटेंसेस ऑफ रेंट। तो वापस से थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर देती हूँ। रेंट होगा कैसे? 50 अगर डिसाइड कर रखी है डेट तो उस डेट को होगा, नहीं डिसाइड कर रखी तो अगले महीने की 15 तारीख तक पे करना होगा। और पे करते ही उसको क्या मिलेगा? रिसीट देगा वो लैंडलॉर्ड। साथ साथ में अब रेंट कैसे पे कर सकता है? वो कैश में दे सकता है, चेक के थ्रू दे सकता है, बैंक ड्राफ्ट, पर्सनल मनी ऑर्डर बना सकता है, या बैंक अकाउंट में भी पे कर सकता है। बैंक अकाउंट डिटेल कैसे देगा वो? या तो आप रेंट एग्रीमेंट में लिख के दो, ठीक है, या फिर नहीं देते हो तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको बताओ। और साथ साथ में बैंक अकाउंट भी ऐसा नहीं कि आप कहीं का भी दे दो, नहीं, उसी म्यूनसिपल एरिया में होना चाहिए। ठीक है, ये भी ज़्यादा जरूरी है। उसका जो बैंक अकाउंट नंबर है, डिटेल होगी, वो उसी सेम म्यूनसिपल एरिया में होना चाहिए कि जिस म्यूनसिपल एरिया में उसने घर लिया है, प्रीमाइसेस लिया है रेंट पे, उसी म्यूनसिपल एरिया में आप उसको बैंक अकाउंट की डिटेल दो अपनी। ये हो गया अपना सेक्शन 5। तो ये चैप्टर 1 हो गया, सेक्शन 5 1 से लेके 5 तक। ओके, चैप्टर 2 हो जाएगा नेक्स्ट वाले में। अब जो नेक्स्ट वाले सेक्शंस होंगे वो सारे रिलेटेड होंगे, वो चैप्टर वाइज नहीं होंगे। जैसे सेक्शन 6 हो गया, 7 हो गया, सेक्शन 6 के साथ प्रोसीजर सेक्शन 14 का ऐड हो जाता है, तो ये सारे प्रोसीजर चलेंगे। जैसे सेक्शन 6, 7 और 14 एक ग्रुप बनाते हैं, ये हो जाएंगे। और फिर जब नेक्स्ट वाले हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 हो जाता है, तो 8 के साथ सेक्शन 9 हो जाता है, 9 के साथ इसका प्रोसीजर 15 पर होता है। तो ये सारे ग्रुप में होंगे फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू।